ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ऑसिलेटर्स हमने स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने कौन सा इंसुलेटर पढ़ा था, याद है आप लोगों को? हमने पढ़ा था ये वाला वीन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। सो वीन ब्रिज ऑसिलेटर हमने पढ़ा था और उसमें हमने ये किया था कि यानी फीडबैक सिस्टम, एक पॉजिटिव फीडबैक, ये वाला पॉजिटिव फीडबैक था और ये वाला नेगेटिव फीडबैक। क्योंकि ओपेम है तो ओपेम के दो इनपुट्स होते हैं, एक इन्वर्टिंग, ये वाला इन्वर्टिंग जो है ये नेगेटिव फीडबैक, और नॉन इन्वर्टिंग जो है ये पॉजिटिव फीडबैक। सही। फिर हमने नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक को दोनों को हम डिस्कस किया था। और फिर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस ये भी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हमने इसकी बीटा की वैल्यू फाइंड की थी, सही। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा ऑसिलेटर जो कि हार्टले ऑसिलेटर है। सो हार्टले ऑसिलेटर में हम एलसी ट्यून सर्किट यूज़ करते हैं। ये रहा आप लोगों का एलसी ट्यून सर्किट, ठीक है। तो इसमें जो है ये देखें एल एल यूज़ हुआ है, ठीक है। ये बाईपास कैपेसिटर, ये कपलिंग कैपेसिटर, ये वाला बाईपास कैपेसिटर, सही। सो ये यूज़ हुए हैं, ठीक है। सो इसको डिस्कस करते हैं। इन हार्टले ऑसिलेटर एलसी ट्यून सर्किट इज़ यूज्ड एज फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। ये जो है फीडबैक नेटवर्क के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ये, ठीक है। यानी आउटपुट इसका, ये जो आउटपुट है ये इनपुट की तरफ गया है। सो ये है फीडबैक सिस्टम। ओके, सिमिलरिटी विद कॉलपिट ऑसिलेटर। इसके बाद हम कॉलपिट ऑसिलेटर पढ़ेंगे। कॉलपिट ऑसिलेटर अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कॉलपिट ऑसिलेटर्स के साथ इसकी क्या रिजेम्बलेंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें कॉलपिट ऑसिलेटर और इसमें हार्टले ऑसिलेटर में कॉमन है। द कंस्ट्रक्शन The construction of Hartley oscillator is almost the same as that of the Colpit oscillator. Construction almost दोनों की सेम है, यानी दोनों में हम यहाँ पे जो है ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और एलसी ट्यून सर्किट भी यूज़ करते हैं। ओके, बोथ कंसिस्ट ऑफ द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। दोनों में कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है with R1 and R2 making voltage divider bias। सही। ये देखें कॉमन एमिटर, ये ट्रांजिस्टर का आप लोगों को पता है, ये कलेक्टर, सही, ये बेस और ये एमिटर, सही। इसलिए आर ई और सी ई इन्होंने लिखा है। सो ये देखें कॉमन है आर सी में, ठीक है, और बेस में। सो ये कॉमन एमिटर हुआ, सही। ओके, और जो है दोनों में ये R1 और R2 एज ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज हुए हैं बायस के तौर पे, सही। आर ई इज़ यूज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पलीफायर। जो आर ई है ये हमने एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी के लिए लगाया है, सही, ये वाला आर ई। ओके, फंक्शन ऑफ आर एफ सी, रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक। चोक इंडक्टर को कहते हैं, सही। इंडक्टर जो है वो भी चोक ही होता है। सो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक है उसका क्या फंक्शन है? आर एफ सी इज ए रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक। इसके दो फंक्शंस हैं। इट प्रोवाइड डीसी लोड फॉर द कलेक्टर एंड इट प्रिवेंट्स रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रॉम एंटरिंग बैक टू वीसीसी। जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं अगर वो वीसीसी में दोबारा एंटर होना चाहें तो वो दोबारा इसको एंटर होने नहीं देते। और डीसी लोड के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है फॉर कलेक्टर।
ये RFC, सही। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी को अगर VCC में दोबारा जानना चाहें तो उसको भी फ़िल्टर आउट करती हैं, और ये उसके लिए कलेक्टर के लिए जो है उसका भी काम देता है, लोड का भी काम देता है, सही। अच्छा, इन्हें अगर ये कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर तो डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा, सही। सो या हम इसकी बजाय रजिस्टर यूज़ करते हैं, हम RC यूज़ करते थे, रजिस्टर कलेक्टर रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे हम RC की बजाय क्या यूज़ कर रहे हैं, चोक यूज़ कर रहे हैं, इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हुई सिमिलैरिटीज़ विद कॉलपिट ऑसिलेटर। तो डिफरेंसेस क्या है? The only difference between Hartley oscillator and Colpit oscillator lies in the feedback network. फीडबैक नेटवर्क में ये यहाँ पे डिफरेंस आता है। वो क्या डिफरेंस है ये बता रहे हैं यहाँ पे। इन Hartley oscillator, two inductances taped at the center and a single capacitor constitute feedback network, while in Colpit oscillator, two inductors replaced with two capacitors। अच्छा, क्या मतलब है? देखिए, जो डिफरेंस है, डिसिमिलरिटी है, वो यहाँ पे आकर होती है। यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, दोनों जो है सेंटर से जो है टैपिंग ली हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को सेंटर टैप्ड इंडक्टेंसेस कहेंगे, पैरेलल विद सी। मगर उसमें जो कॉलपिट ऑसिलेटर है, यहाँ पे भी कैपेसिटर होगा और यहाँ पे भी कैपेसिटर होगा, और सेंटर टेपिंग इससे इसी तरह ली जाएगी, ठीक है। और इसको इन तीनों के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो इन तीनों के साथ कनेक्ट करने, या तीनों को इस तरह ग्राउंड कर दे, इसको भी ग्राउंड कर दे, इसको भी ग्राउंड कर दे, इसको भी ग्राउंड कर दे, इसका यही मतलब है कि ये तीनों आपस में कनेक्ट है, ये नहीं सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है। कनेक्ट का मतलब है सेम पोटेंशियल पे, तो ग्राउंड का मतलब यही। सर ये सिंपल इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इसमें हमारे पास इंडक्टर की जगह कैपेसिटर इन्वॉल्व हो जाता है कॉलपिट हाँ, ऑसिलेटर में। बिल्कुल। इंडक्टर की बजाय जो है कॉलपिट में कैपेसिटर्स लगी हुई होती हैं, और ये कैपेसिटर अपनी जगह पे होता है, सही। सो ये है डिसिमिलरिटी बिटवीन हार्टले ऑसिलेटर एंड द कॉलपिट ऑसिलेटर, सही। जब हार्टले ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो और भी आपको फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। द आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर appear across the inductor L1। L1 के क्रॉस हम आउटपुट लेंगे, सही। ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है वो L1 के क्रॉस होगा, ये वाला, सही। As the current passes through L1, voltage is appeared। जैसे ही करंट इससे गुजरेगा तो वोल्टेज ड्रॉप उधर हो जाएगा। दिस वोल्टेज लैग्स द करंट बाय 90 डिग्री। ये जो वोल्टेज है ये करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। द करंट आल्सो पासिस थ्रू L2। L2 से भी गुजरेगा, ये जो L2 है ये वाला, सही, इससे भी गुजरेगा। एंड देयर वोल्टेज अगेन लैग्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज है वो करंट से लैग करेगा बाय 90 डिग्री। सो दस देयर इज अ टोटल फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री कास्ड बाय द फीडबैक नेटवर्क। सो जो L1 है उसने भी वो किया, वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट की, ठीक है। और जो वो है दूसरा L2 है उसने भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट की। दोनों ने कंबाइन जो है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट काज की, ठीक है। सो द टोटल फेज शिफ्ट एक्सपीरियंस बाय द सिग्नल इज इक्वल टू 180 डिग्री फेज शिफ्ट थ्रू ट्रांजिस्टर प्लस 180 डिग्री फेज शिफ्ट थ्रू फीडबैक नेटवर्क। तो आपको पता है कि जो कॉमन एमिटर है वो ऑलरेडी उसकी ये प्रॉपर्टी है, ये क्वालिटी है कि वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट काज करता है। जब उसमें फीडबैक नेटवर्क ना भी हो तब भी वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट का, सिर्फ ये कॉमन एमिटर में है। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में इस तरह नहीं है, ठीक है। उसमें सिग्नल जैसे ही मिलता है एज इट इज़ उसका आउटपुट मिलता है। यानी अगर इनपुट इस तरह है तो कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस का जो आउटपुट है वो एम्पलीफाइड फॉर्म में होता है, मगर फेज शिफ्ट यही होती है, फेज इसका यही होता है, इन फेज होते हैं दोनों। मगर कॉमन एमिटर में ये है कि ये अगर इनपुट हम इस तरह देंगे तो ये आउटपुट हमें इस तरह देगा कॉमन एमिटर में।
तो ये एक दफ़ा 180 डिग्री फेस शिफ्ट ड्यू टू कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन, एंड द सेकंड टाइम फिर जो है ये 180 डिग्री फेस शिफ्ट करेगा, सही है। सो वी विल गेट the same phase angle for the output as that of the input. So ये जो दूसरी दफ़ा 180 डिग्री फेस शिफ्ट हुआ है, ये तो कॉमन एमिटर की वजह से, ये वाला फीडबैक नेटवर्क की वजह से। फीडबैक में इस तरह है कि दो इंडक्टर्स लगे हैं, एक L1 है और एक L2 है। सो 90 डिग्री फेस शिफ्ट इसकी वजह से, और जो 90 डिग्री फेस शिफ्ट है वो इसकी वजह से। तो ओवरऑल 180 डिग्री फेस शिफ्ट फीडबैक की वजह से, और 180 की तो ओवरऑल 360 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो टोटल फेस शिफ्ट 360 शिफ्टिंग signal through 60 degree is the same as shifting it is not at all, means 360 डिग्री फेस शिफ्ट का करना ऐसा ही है कि जैसे इसकी कोई फेस शिफ्ट हुई ही नहीं है, सही। दस द फीडबैक सिग्नल इज इन फेज हो गया। इन फेज का आपको पता है कि जो फेज उसका होता है, इनपुट का होता है, वही फेज आउटपुट का होगा, तो इसको इन फेज कहते हैं विद द इनपुट सिग्नल, ठीक है। एंड हेंस द पॉजिटिव फीडबैक इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो पॉजिटिव फीडबैक है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, स्टार्टिंग कंडीशन as for for an oscillator the starting condition is a beta is greater than 1। तो ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, सही। सो a beta is a is the gain without यानी ओपन लूप जो है वो गेन है, और बीटा जो है वो क्लोज लूप है। सो ए और बीटा ये दोनों, इनकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो अगर ए बीटा, ये बी नहीं है, बीटा है, सही। ए बीटा इज ग्रेटर देन 1, सो इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन 1 और बीटा, यानी बीटा को इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें। सो ये जो है यानी इस तरह आ जाएगा, ठीक। ओके, so as we know that beta is equal to Vf over V naught in a V voltage across the feedback network and voltage across output, सही। so Vf I हमने पढ़ा है कि जो वो है फीडबैक वोल्टेज हम L2 से हासिल करते हैं, जो आउटपुट है वो हम L1 से हासिल करते हैं, ठीक है। सो I XL2 डिवाइडेड बाई I XL1, ठीक है, I कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, चूँकि सीरीज़ में है तो इसलिए दोनों का I जो है वो सेम होगा, ठीक। ये यहाँ की बात हो रही, यहाँ की बात हो रही, ठीक। ये फीडबैक नेटवर्क के लिए और एक केवल आउटपुट के लिए, सही। सॉरी, ये जो L2 है ये वाला नीचे वाला फीडबैक के लिए, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, फीडबैक के लिए, और ऊपर वाला L जो है ये आउटपुट के लिए। दोनों सीरीज़ में है तो इसलिए करंट दोनों का सेम होगा। ओके, सो बीटा इज इक्वल टू L2 ओवर L1, यानी जो क्लोज लूप गेन है ये डिपेंड करता है रेशो ऑफ इंडक्टर्स इंडक्टेंसेस ऑफ द इंडक्टर यूज्ड, ठीक है, L2 ओवर L1। अच्छा, सो ए हमने अभी यहाँ पे पढ़ा ए इज ग्रेटर देन 1 ओवर बीटा, सो ए इज ग्रेटर देन L1 ओवर L2, क्योंकि ये 1 ओवर बीटा है, तो चूंकि बीटा की ये वैल्यू है, बीटा में L2 ऊपर है, L1 नीचे है, तो अगर मैं इसको 1 ओवर L2 ओवर L1 करूँगा तो L1 ऊपर चला जाएगा और L2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो A इज ग्रेटर देन L1 ओवर L2। अच्छा, सो ये था। अच्छा, अब बर्कहाउसन क्राइटेरिया, ये हम इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके थे। अकॉर्डिंग टू बर्कहाउसन क्राइटेरिया, व्हेन द फेज शिफ्ट इज 0 और integral multiple of the 360 degree, the imaginary component of the impedance is equal to 0। जो imaginary component होगा, ठीक है, तमाम component का वो 0 होगा। अगर तो ओवरऑल फेज शिफ्ट 360 डिग्री है या 0 है या मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, यानी 360 मल्टीप्लाई बाई 2 है या 360 मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो उन सब से 0 ही आता है, ठीक है। तो इनका जो ओवरऑल इमेजिनरी कंपोनेंट होगा, रियल नहीं, ठीक है, इमेजिनरी कंपोनेंट जो होगा वो 0 होगा। सो अच्छा, अब यहाँ पे सर ये क्राइटेरिया हमारे पास फिक्स्ड होगा कि हाँ हमेशा हमारे पास 0 आ हाँ, गया? हमेशा जब कंडीशन ये है कि अगर फेज शिफ्ट 0 है तब,
अगर फेज शिफ्ट 0 नहीं है तो फिर इमेजिनरी उसमें 0 नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात नोट करने की है। इससे पहले हम जो ठीक है मीन सर। ब्रिज हमने पढ़ा था तो उसमें भी हमने कॉमन एमिटर यूज़ किया था और उसमें भी हमने इमेजिनरी को 0 लिया था। ठीक है। अच्छा, सो जे एक्स एल वन प्लस जे एक्स एल टू माइनस जे एक्स सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये कहाँ पे इन्होंने किया है, ये देखें, ये वाला। ठीक है, इस पे किया है। ठीक है, सो एक्स एल वन प्लस एक्स एल टू और माइनस जे एक्स सी। ठीक है, सो इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट है ना, ये तीनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ये भी एक्सएल वाला भी इमेजिनरी पार्ट है, आपको पता है एक्सएल और एक्सी के साथ जे लगता है और आर के साथ जे नहीं होता। सही। सो प्लस और एक्सएल के साथ प्लस होगा और जो एक्सी है उसके साथ माइनस होता है। ये तो एलसीएम में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सो प्लस जे एक्स एल वन प्लस जे एक्स एल टू माइनस जे एक्स सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसको खोल लें, ओमेगा एल वन और ये ओमेगा एल टू और ये आपको पता है 1 और ओमेगा सी के बराबर होता है। इसका जो एक्स सी है वो 1 और 2 पाई एफ सी है। एक्सएल का 2 पाई एफ एल होता है और उसका जो है वो 2 पाई एफ एल। ठीक है, यानी ओमेगा एल। ठीक है, और जो एक्स सी है वो है 1 और 2 पाई एफ सी। ठीक है, तो ये 1 1 और 2 पाई ओमेगा एफसी। सी। ठीक है, हाँ, तो 1 और ओमेगा सी होगा। ओके, सो ये ठीक है, यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लें तो ओमेगा कॉमन लेंगे तो एल वन प्लस एल टू आ जाएगा और ये माइनस है तो उसको उधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा। सही। अच्छा, अब ये जो ओमेगा है इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें और ये जो एल वन प्लस एल टू है इसको इधर नीचे ले आएँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ओवर सी इंटू एल वन प्लस एल टू, ये यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर ओमेगा में पता है 2 पाई एफ के बराबर है तो ओमेगा जो स्क्वायर होगा 2 पाई एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो एफ। अच्छा, यहाँ पे आप 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा इससे, और पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा और एफ का स्क्वायर करेंगे तो एफ स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इस जो पाई 4 और पाई स्क्वायर है इसको नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पाई। ठीक है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई इस तरह आ जाएगा। अब चूंकि हमने एफ फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो पाई आ जाएगा। इनका तो स्क्वायर है नहीं तो इस पेपर स्क्वायर रूट इसी तरह रह जाएगा। तो इसकी भी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले ऑसिलेटर्स की भी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी और इसकी भी फाइंड करनी है, और ये आती है एफ इज इक्वल टू 1 और 2 पाई 1 ओवर सी, और एल वन प्लस एल टू जो है यानी इसको इन्होंने चूँकि सीरीज में है तो एल इक्विवेलेंट लिख देंगे। कैपेसिटर्स जब सीरीज में होती हैं तो वो 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर सी वन प्लस 1 ओवर सी टू उस फॉर्म में होते हैं, मगर इंडक्टर्स जब सीरीज में होती हैं तो उस तरह ऐड होते हैं जिस तरह रेजिस्टर्स ऐड होती हैं। ठीक है, if the mutual inductance of the two coil M is also taken into account, अगर एक की इंडक्टेंस दूसरे पे यानी एफ को यानी पढ़ रही है और दूसरे की पहले भी पढ़ रही है तो इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अगर दो इंडक्टर्स हों, ठीक है, एक के फ्लक्स लाइन दूसरे को की फील्ड में जा रही हैं और दूसरे वाली की पहले वाली की फील्ड में आ रही हैं तो फिर हम उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी काउंट कर लें, सही, एम, तो फिर इक्वेशन किस तरह बन जाएगा, फिर 1 ओवर 2 पाई, ठीक है, सी एल वन प्लस एल टू प्लस 2 एम। एक एम उसका था, ठीक, एल वन का, और दूसरा एम एल टू का। सो एम प्लस एम 2 एम। सही। अगर तो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को काउंट करते हैं, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर करते हैं तो फिर वही पुराना वाला रिलेशन आएगा। सही। बीटा एज कैलकुलेटर हमने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, एल वन डिवाइडेड बाई एल टू आ रहा था। सही, इज इक्वल टू एन वन ओवर एन टू, यानी नंबर ऑफ टर्न्स फॉर द इंडक्टर एल वन और नंबर ऑफ टर्न्स फॉर इंडक्टर एल टू। सही। सो ये था कौन सा इंसुलेटर,
हार्डली इंसुलेटर। अब हम वो कॉलपिट इंसुलेटर पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है हमने पहले ही बताया था कि जो सिमिलरिटी है, देखिए उसमें भी ये RFC यूज़ हुआ था VCC के साथ, ठीक है, एज ए DC लोड फॉर द कलेक्टर, सही। और यहाँ पे भी कॉमन मीटर के साथ ये वाला हमने यूज़ किया था फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। और ये जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट R1 R2 के लिए यूज़ किया था, ठीक है। और उसमें भी इस तरह फीडबैक नेटवर्क था। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस था, यहाँ पे उसका L था, L1 था, और यहाँ पे L2 था, सही। और यहाँ पे C था। तो इसने टैपिंग कैपेसिटर की ली हुई थी, और यहाँ पे जो है टैपिंग सॉरी उन्होंने इंडक्टर्स की टैपिंग ली हुई थी। और इसमें जो है यानी वो उल्टा है, इस साइड पे जो C था तो वो अब L हो गया, और यहाँ पे L1 या L2 था तो वो अब C1 और C2 है। और इसको जो है किसके तौर पे इस्तेमाल किया, ये फीडबैक के तौर पे इस्तेमाल हुआ, ठीक है जी। ओके, ऑपरेशन पढ़ते हैं इसका। अच्छा, इसमें भी कॉमन एमिटर है तो 180 सर डिग्री शिफ्ट होगा। सर इसमें सिंपल यही होगा ना कि हमारे पास जहाँ हार्डले में जहाँ पे इंडक्टर यूज हुआ था वहाँ पे कैपेसिटर हो गया, जहाँ पे कैपेसिटर यूज था वहाँ पे इंडक्टर यूज हो गया, और इक्वेशन में भी बस वहाँ पे इसी तरह ही होगा। सर बाकी उसमें देखें, बाकी कैपेसिटर्स भी यूज़ हुए हैं, उनकी जगह इंडक्टर नहीं करना, सिर्फ जो फीडबैक नेटवर्क में उसमें चेंज हो रहा है, सही है ना। देखिए ठीक अब है सर। यहाँ ये देखिए, ये भी तो कैपेसिटर लगा हुआ था वहाँ पे, यहाँ ये भी। अब ये ना हो कि इसको इंडक्टर में, या ये कैपेसिटर इसको भी, इसको इंडक्टर में चेंज नहीं करना, ठीक है ना। इसको एज इट इज़ ही रहने दें, सिर्फ इस पोर्शन में डिफरेंस आ रहा है फीडबैक नेटवर्क। ठीक सर। ओके, सो ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। Feedback network. The parallel combination of inductor and capacitor is the LC tuned circuit. वहाँ पे भी tuned circuit था LC का, यहाँ पे भी tuned circuit है। The word tune represents that the circuit can respond or tune at a particular frequency or group of frequencies. देखिए ये tune या tuning आप लोग ने ये जो कम्युनिकेशन के डिवाइसेस होते हैं उनमें ये ट्यूनिंग का वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं रेडियो की मिसाल ले लूँ, तो वो कह भी रहे होते हैं कि आपने ट्यून किया है 106 पॉइंट ये, ठीक है। सो ये ट्यून का मतलब ये है कि आप जब रिसीवर और जो वो है ट्रांसमीटर, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाती है, तो हम इसको कहते हैं कि ये ट्यून हो गया। फिर जो है आपको ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो रिसीव हो रहे थे, ठीक। और अगर ये ट्यून नहीं है तो मतलब ये कि ये मैच नहीं कर रहे आपस इनकी फ्रीक्वेंसीज, तो वो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक है। सो ये ट्यून इन्होंने इसलिए यूज़ किया है। The tape pair capacitor and the inductor produce a regenerative or the positive feedback which is necessary for the oscillation. अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में दो किस्म के फीडबैक हमने पढ़े थे, ठीक है। और मेरे ख्याल में एग्ज़ाम में भी मैंने आपको दिया था कि इन दोनों को कंपेयर करें। सर पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक हाँ, ऑसिलेटर। पॉजिटिव फीडबैक और पॉजिटिव का तो दूसरा नाम रीजनरेटिव फीडबैक, नेगेटिव का दूसरा नाम क्या था? जी सर, जनरेटिव और हम्म। एक जनरेटिव था और एक रीजनरेटिव था हमारे पास। अच्छा, चलो इस तरह ही होगा, वैसे तो भूल गया है। एनी हाउ, तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सही। अच्छा, वर्किंग, ये तो खैर फीडबैक के बारे में कुछ वर्ड्स थे। अब वर्किंग, द एम्पलीफायर यूज्ड इज़ ए कॉमन एमिटर, ठीक है। जिस तरह इससे पहले होता तो इसमें भी कॉमन एमिटर ही यूज़ हुआ है, सही। विच प्रोड्यूसेस ए फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ 180 डिग्री फेज शिफ्ट। दस दी फीडबैक नेटवर्क मस्ट प्रोड्यूस अनदर फेज शिफ्ट ऑफ 1, यहाँ पे भी वही कहानी है। फीडबैक भी जो है 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और कॉमन एमिटर तो वैसे भी 180, तो ओवरऑल कितना हुआ,
360 डिग्री हुआ, ठीक है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द सर्किट डायग्राम दैट आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर अपेयर अक्रॉस द कैपेसिटर C1 के अक्रॉस जो है वो जिस तरह वहाँ L1 के अक्रॉस आउटपुट था, यहाँ C1 के अक्रॉस आउटपुट है, ठीक है। और द फीडबैक जो है, फीडबैक यानी VF जो है वो C2 के अक्रॉस है और V0 वो C1 के अक्रॉस है। वहाँ पे भी इस तरह था, L1 के अक्रॉस जो है वो V0 था और L2 के अक्रॉस VF था, सही। So voltage across C2 is 180 degree out of the phase with the voltage across the C1. Thus another phase shift of the 180 degree is introduced. So the total overall phase shift is equal to 180 degree plus 180 degree is equal to how much? 360 degree. Phase shift of 360 degree is the same as that of the 0 degree phase shift or no phase shift. Hence the feedback signal is in phase. In phase में बता चुका हूँ, इनपुट और आउटपुट दोनों जो हैं एक ही फेज में, is in phase with input signal and reinforce it, thus ensure the feedback, सही। देखिए इस तरह जो इंडक्टर है और दो कैपेसिटर्स हैं, सही। तो ये फीडबैक की वो इस तरह का वो बना रहे होते हैं, ठीक है। Okay, if we consider inductor as a source, a current will flow through the circuit and polarities of both the capacitors and are reverse, ठीक है। यानी अगर ये एनर्जाइज हो गया है तो अगर इसको मैं सोर्स के तौर पे कंसिडर कर लूँ, यानी इससे करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा था, तो अब ये देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, सही। सो अब ये सोर्स के तौर पे काम करेगा तो इस तरह करंट फ्लो करेगा, सही। सो क्या होगा, द पोलरिटीज ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स आर रिवर्स, जो है पहले इससे जो यानी पोलरिटीज थी वो कुछ और थी, अब कुछ और होंगी। यानी देखिए यहाँ पे करंट जो है वो इस तरफ फ्लो हो रहा था, ठीक है, और यहाँ से इस तरफ फ्लो हो रहा था, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब चूंकि अब तो कोई करंट नहीं है, अब ये करंट स्टॉप होगा, अब ये खुद सोर्स बन जाएगा, तो अब ये करंट इस तरफ फ्लो करेगा। जब इस तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, सॉरी इस तरफ फ्लो करेगा, सो क्या होगा कि अब ये जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, सही। यानी आपको पता है ये करंट इस तरह फ्लो करता है कि ये अपने फील्ड के अगेंस्ट जाता है, ये इंडक्टर जो है अपनी फील्ड के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव, जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव होगा, इस तरह ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो कैपेसिटर्स की जो पोलैरिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। जब ये एज ए सोर्स काम कर लेगा, ठीक है। Thus, we can say that LC tank circuit provides 180 degree phase shift along with the voltage division, सही। तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट काज कर लेगा, सही, क्योंकि पहले जो पोलरिटीज थी अब वो नहीं है, वो उसका रिवर्स हो गया है, तो रिवर्स का मतलब है कि कितनी डिग्री, 180 डिग्री फेज शिफ्ट, सही। अच्छा, स्टार्टिंग कंडीशन जो है यहाँ पे भी ए बीटा इज ग्रेटर देन 1, सो ए इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर बीटा। अगेन हम वही करेंगे, बीटा इज इक्वल टू वी एफ और वी नॉट, फिर वही बात कि वहाँ पे आई एक्स एल था, आई एक्स एल टू, यहाँ पे आई एक्स सी टू है और आई एक्स सी वन, आई कैंसिल हो जाएंगे, एक्स सी टू और एक्स सी वन, ठीक है। तो अब इसको चूंकि सी के फॉर्म में लाना है तो इसको एक्स सी को 1 ओवर 2 पाई एफ सी टू और एक्स सी वन जो है 1 ओवर 2 पाई एफ सी वन। सो 2 पाई एफ दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, मगर ये 1 ओवर में है, ठीक है, तो सी ऊपर चला जाएगा और जो सी टू है वो नीचे आ जाएगी, या इस तरह है 1 ओवर सी टू अगेन 1 ओवर सी वन है। तो आपको पता है जब दो दफ़ा ये आ जाए कि डिवीजन आ जाए तो फिर ये उल्टा हो जाता है, तो 1 ओवर सी टू, ठीक है, और ये जो है ये वाला ऊपर चला जाता है, उल्टा हो जाता है, सी वन ओवर वन, तो सी वन ओवर सी टू, ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया बीटा। अब जो ए है, ठीक है, ए आपको तो 1 ओवर बीटा, बीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये बीटा सी वन ओवर सी टू है, लिहाजा जो ए होगा वो सी टू ओवर सी वन होगा, सही, सी टू ओवर सी वन। सो ये बीटा भी फाइंड हो गया। बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह है, ठीक है।
अगेन हम वही बात करेंगे कि अगर फेज शिफ्ट ओवरऑल 0 आता है या 360 डिग्री आता है या इंटीग्रल मल्टीपल आता है तो उसका इमेजिनरी जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसमें अगर आप याद हो तो हमने वीन ब्रिज ऑसिलेटर में रियल भी कंपेयर की थी और जो इमेजिनरी थी वो भी कंपेयर की थी। इससे पहले भी हमने बाकी जो ओपेम बाकी जो वो था उसमें भी हमने रियल कंपेयर की थी और इमेजिनरी भी कंपेयर की थी। मगर हार्डले में हमने इमेजिनरी तो कंपेयर की है मगर रियल कंपेयर नहीं की। यहाँ पे भी वही है, इमेजिनरी की बात तो हो रही है मगर रियल की बात नहीं हो रही। इसकी वजह ये है कि जो फीडबैक नेटवर्क है उसमें रियल कंपोनेंट है ही नहीं। देखिए ना, जो वो है आप उसकी तरफ चले जाएं, ये हार्डली की तरफ, ठीक है। सो ये देखिए, ये फीडबैक नेटवर्क ये भी इमेजिनरी कंपोनेंट है, ये भी इमेजिनरी कंपोनेंट है, ये भी इमेजिनरी कंपोनेंट। तो इसलिए हम इमेजिनरी को कंपेयर कर रहे हैं। रियल कंपोनेंट फीडबैक नेटवर्क में नहीं है, कोई आर नहीं है। अगर यहाँ पे आर होता तो फिर हम रियल कंपोनेंट में आपस में कंपेयर करते। सेम स्टोरी कॉलपिट की भी है। देयर इज नो रियल कंपोनेंट इन द फीडबैक नेटवर्क, सो देयर इज नो नीड टू कंपेयर द रियल कंपोनेंट्स फॉर द कॉलपिट ऑसिलेटर। सो यहाँ पे भी वही सीन है, we are going to compare only the imaginary component, and according to Barkhausen criteria, uh, the if we have 360-degree phase shift for the overall circuit, so the imaginary component must be equal to 0. So minus jx c1 minus jx c2 plus jxl इज इक्वल टू, जो कैपेसिटर रिएक्टेंस होते हैं उसके साथ माइनस जे लगाया जाता है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसके साथ प्लस जे लगाया जाता है, और इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू बर्कहाउसन क्राइटेरिया। तो अब इसको खोल लें, 1 - 1 ओवर ओमेगा c1 -1 ओमेगा c2 प्लस ओमेगा xl। फिर वही बात, जो ये जो माइनस हैं इसको उस साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएंगे। अच्छा, ओमेगा यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और एल जो है वो नीचे नीचे डिवाइड कर लें, सही। सो ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/L, ठीक है। और ये 1/C1 प्लस 1/C2 था तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और ये 1/L यहाँ से आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसको बार बार लिखने की बजाय इसको मैं सी टोटल कह लूँगा, सही, क्योंकि जो वो है इसमें सीरीज़ में जो है कैपेसिटर जब सीरीज़ में होते हैं तो इसका फार्मूला यही होता है, तो इसका ये सी टोटल हो गया। सो ओम एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू, ठीक है, 1/, ये देखिए वही सीन है 4 पाई स्क्वेयर, तो 1/4 पाई स्क्वेयर और 1/L सी टोटल, ठीक है। तो जब एफ फाइंड करेंगे तो इधर भी स्क्वेयर रूट अप्लाई कर लेंगे, इधर भी स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे। सो एफ इज इक्वल टू 1/, जो 4 है वो 2 हो जाएगा, स्क्वेयर रूट के बाद पाई स्क्वेयर पाई हो जाएगा और इस पे स्क्वेयर रूट आ जाएगा, सही। द फीडबैक नेटवर्क loses some efficiency when loaded with RL. To reduce loading effect of RL, Colbert oscillator are commonly transformer coupled to the load, ठीक है। सो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर इनके लॉसेस को आपने इसके लॉसेस की वजह से इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, तो इसकी लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे इसको यानी ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है यानी आरएल को कपल करते हैं, यानी इंडक्टेंस के थ्रू ये जो है इसका जो करंट है वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाता है, सही। सो नोट, as energy is stored in the tank circuit like a storage tank, hence it is called tank circuit। अच्छा, आप लोगों ने आरएल जो सर्किट है इसको ट्यून सर्किट का भी नाम सुना होगा और इसका दूसरा नाम जो है वो टैंक सर्किट का सुना है। सो ट्यून सर्किट तो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इसकी एक, अब ये भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डिवाइस है, ये भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डिवाइस है, तो दोनों से फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलती है वो फ्रीक्वेंसी हम ट्रांसमीटर के साथ जो है वो मैच कर लेते हैं, तो हमें
वो ट्यूनिंग इसकी हो जाती है, यानी वो ट्यून हो जाता है, सही, यानी मैच होकर ट्रांसमीटर के जो सिग्नल है वो प्रॉपर्ली रिसीव होते हैं। तो इस वजह से इसको ट्यून सर्किट कहा जाता है। मगर टैंक सर्किट इसको किस वजह से कहा जाता है कि टैंक जो है वो स्टोरेज, जिस तरह पानी का जो टैंक होता है, टैंकी से ही तो उसमें पानी स्टोर होता है। तो यानी ये भी एक टैंक है जिसमें क्या स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है, सही। सो ये जो है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। बट द एनर्जी स्टोर्ड इन द टैंक सर्किट ऑसिलेट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये वाला कैपेसिटर, और जो इंडक्टर है ये मैग्नेटिक जो एनर्जी है ये फील्ड वो जो है वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। दोनों जो हैं, दोनों दोनों एनर्जीज हैं, मगर एनर्जीज की जो फॉर्म है वो दोनों की डिफरेंट है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा मैग्नेटिक एनर्जी, सी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द हार्टली ऑसिलेटर एंड कौन सा ऑसिलेटर, जो वो है कॉलपेट ऑसिलेटर, सही। इसके बाद है क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो ये चलो हम जो फर्स्ट सेशन है उसका वैसे भी ख़त्म हो रहा है, तो फिर मैं दूसरा जो लिंक है वो सेंड कर दूंगा कुछ देर के बाद। तो फिर हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को भी पढ़ लेंगे। क्रिस्टल ऑसिलेटर बहुत ही आप लोगों ने इसको यूज़ किया है, कॉमनली यूज़ करते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ लगा हुआ होता है। सो ये जो है यानी आप लोग इससे फेमिलियर हैं। इसको क्रिस्टल ऑसिलेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रिस्टल यूज़ होता है। क्रिस्टल आप लोगों को पता है एक डेफिनेट स्ट्रक्चर इसका होता है। यानी अगर एक जो यूनिट है उसमें जो भी एंगल बन लेटिस लेटिस में जो भी एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है, तो कॉर्नर्स डायगनल्स, ठीक है, तो इस तरह सारे यूनिट्स उस वही ही एंगल बनाते हैं, यानी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, तो इसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जितना प्योर क्रिस्टलाइन होगा तो हम उसको मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो फिर हमको पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर उसमें क्रिस्टलिनिटी है ही नहीं सिरे से तो फिर हम उसको एमॉर्फस स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी उसमें कोई क्रिस्टलिनिटी नहीं है। एमॉर्फस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जो मिसाल हैं वो आपको पता ही है, यानी NaCl है, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है। जो डायमंड है, ठीक है, और जो ग्रेफाइट है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं। जो जो सिंपल ग्लास होता है, ठीक है, जो विंडो में आप लोग लगाते हैं, तो वो अगर वो टूट जाए तो वो उसके यानी जो जो ब्रोकन पार्टिकल्स हैं वो सेम उसके स्ट्रक्चर के नहीं मिलते आपको। तो ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि ये इसमें कोई क्रिस्टलिनिटी नहीं है, यानी वो अमॉर्फस स्ट्रक्चर है, सही। सो क्रिस्टल ऑसिलेटर को क्रिस्टल ऑसिलेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो ये फिर हम थोड़ा यानी ब्रेक के बाद ये कर लेंगे, ठीक है।